जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर है भाई आप लोगों के बीच में अपनी आज की करंट जीके की क्लास लेकर के एज ऑन 8 अगस्त 2023। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले लेते हैं गणेश भगवान का आशीर्वाद, साथ में आशीर्वाद लेते हैं मां सरस्वती जी का, और जब दोनों का आशीर्वाद हमें मिलेगा तो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हमेशा इसी प्रकार से अपनी क्लास लेकर के हाजिर रहते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास जो कि आपके बीच में बेहतरीन है। ये क्लास भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी क्लास 8:30 बजे आप लोगों को लाइव रहती है शाम के टाइम, बट कुछ कारणों के चलते हुए आपके बीच में क्लास आपकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है। तो मैं दोबारा से भगवान से दुआ करूं कि आप लोगों का जो भी सपने हो सारे पूरे हों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेते हैं पहला ही क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका क्या चर्चा में रहा, जिसको लेकर के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है जिसको लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपके बीच में है, जो कि अभी आपके बीच में आया। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल सी प्रॉब्लम थी ना। चलिए भाई बात कर ले भाई थोड़ा सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में चर्चा में रहा आपका सिटिल अपर पेयर रिपोर्ट जारी की गई है। इसका संबंध आपका किस स्टिल आपका अपर जो परेड जो है आपकी अपर परेड जो इसकी रिपोर्ट जारी की गई, इसका संबंध किससे रहा है, ये क्वेश्चन आपके बीच में है। तो जलवायु जोखिम से रहा है, या भारत के बैंकिंग क्षेत्र से रहा है, या ए एंड बी दोनों, या कोई भी। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई आपका। और आज की जो क्लास आप लोगों के बीच में दोस्तों 514वीं क्लास है, ध्यान रखेंगे। और आज की क्लास का टारगेट है सेम आपका 300 क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास आपके बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से 514वीं क्लास है, और आपके बीच में जो क्वेश्चन रहेंगे वो 300 क्वेश्चन आज की क्लास में आपको मैं देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। हाल ही में चर्चा में राष्ट्रीय अपर परेड जो आपकी रिपोर्ट जारी की गई है, इसका संबंध किससे रहा है। तो जलवायु जोखिम, या आपका भारत बैंकिंग क्षेत्र से, या ए एंड बी दोनों। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि ए एंड बी दोनों। आंसर इसका क्या है, क्योंकि दोनों से संबंध रखते हैं आपका। अगर मैं बात करूं इसकी जो रिपोर्ट आई है, इसका संबंध किससे है, तो जलवायु को लेकर के, जो आपका जलवायु परिवर्तन को लेकर के बैंकिंग के क्षेत्र में जो उनके योगदान को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। तो स्लाइड के माध्यम से आप इस चीज को समझेंगे और देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या है, 2022 में बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका। 2022 में भारत ने 365 दिन में 314 दिन, कितने 365 दिन में 314 दिनों में से देश को प्रभावित करने वाली चरम मौसमी घटनाओं का अनुभव किया। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन में तेजी आ रही है, जलवायु जोखिम आपकी जोखिम से निपटने की तात्कालिकता स्लोप्रिय हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे आपका जलवायु की बात हम करते हैं, जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है आज के जीवन का। यानी कि अगर हम आने वाली जनरेशन को इस प्रकार की जलवायु देंगे जिसमें आज हम जिंदा हैं, क्या हम इस प्रकार के मौसम देंगे, या कुछ और ही होने वाला है, या आने वाली 100-200 सालों में ये जो आपकी जो भूमि है, ये भूमि ना रह करके आपका पूरा का पूरा समुद्र में तब्दील हो जाएगा। क्या ये देंगे, या इतना सारा गर्मी देंगे हम उन्हें, इतना सारा टेम्परेचर देंगे कि वो घर से जब भी कहीं भी बाहर जाएं तो उन्हें हर जगह एसी की जरूरत महसूस हो। क्या ये देने वाले हम? तो उस चीज को लेकर के यहाँ पर खास करके प्रमुख भारतीय बैंकों के लिए बेंगलुरु में स्थित थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क है। आपके सबसे पहले तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका भाई, ठीक है, कि थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क होराइजन्स आपकी है कहां पर, तो आपका बेंगलुरु में स्थित है। उसने स्टिल अनप्रिपेयर्ड जो शीर्षक के नाम से जो आपका अनप्रिपेयर्ड जो आपकी ये रिपोर्ट है शीर्षक से, यह हालिया में विश्लेषण जलवायु जोखिम का सामना करने में भारत बैंकिंग क्षेत्रों की तैयारी पर एक प्रकाश डालता है। यानी कि आपसे पूछे कि थिंक टैंक क्लाइमेट रिस्क कहां पर आपका, तो ये जो होराइजन्स है ये आपका कहां पर, बेंगलुरु में स्थित है। और इसने स्टिल अनप्रिपेयर्ड की जो बात करा शीर्षक से एक अपने विश्लेषण जलवायु जोखिमों का सामना करने के लिए, यानी कि जलवायु के जोखिमों को लेकर के जो सामना करने के लिए जो बात है यहाँ पर भारत के बैंकिंग क्षेत्रों की तैयारी की बात यहाँ पर कर रहा है, उसके नाम से एक इसने रिपोर्ट जारी करी है। तो क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, सेम जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या रहने वाला है, तो ए और बी दोनों, यानी कि बैंकिंग क्षेत्र से भी इसका संबंध है। दूसरा इसका किससे संबंध रहा आपका, जलवायु जोखिम से भी इसका संबंध है। अब थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं किसकी, कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं, तो कर्नाटक दोस्त आपको पता है कि बेंगलुरु कहां पर आपका, कर्नाटक में है, ये राजधानी भी है। और आपसे पूछे सिलिकॉन भारत की
सिलिकॉन जो सिटी है कौन सी आपकी बेंगलुरु ही है, बेंगलुरु है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि विश्व का सिलिकॉन वैली, तो वैली की अगर सिलिकॉन वैली की बात करेंगे तो ये कहां पर आपकी यूएसए के अंदर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यूएसए के अंदर आपकी स्थित है। और यहां पर जब जलवायु की बात करते हैं दोस्तों, जब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जब जलवायु की बात करते हैं तो आपको बता दूं जलवायु परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल जो वार्मिंग है ये आपकी बढ़ रही है, वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ रही है। दूसरा यहाँ पर विश्व का सबसे गर्म दिन, विश्व का सबसे जो गर्म दिन है आपका ये 4 जुलाई को आपका विश्व का सबसे गर्म दिन कहा गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपका बड़ा शानदार एक और यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा जिसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए कितना टेम्परेचर था, औसतन पृथ्वी का 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर बताया गया था। ये टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी है वजह क्या है आपका, तो कार्बन उत्सर्जन आपका कह सकते हो, कार्बन उत्सर्जन आपकी गैसों के कह सकते हैं गैसों की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर 2022 में जो भारत के 365 दिन में से 314 दिन देशों में 14 दिनों में देश की प्रभावित करने वाली चरम मौसमी घटनाओं का विश्लेषण यहाँ पर किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 2। क्लास को अगर आपको अच्छी लगती है दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे ताकि उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में और अपनी बेहतरीन क्लास लेकर के आए। क्लास को स्किप नहीं करना, बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपको मैं देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बता दूं कल जो क्लास थी आपकी, मैं फिर बोल रहा हूं कल की क्लास भी रिकॉर्डेड मोड में थी आपकी, लेकिन बहुत अच्छी क्लास थी दोस्तों। सभी जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग नए हैं वो भी, और जो नहीं है जो पुराने हैं वो भी, एक बार उस क्लास के नोट्स जरूर तैयार करेंगे, आपको बहुत काम आने वाले हैं। फिर मत बोलना सर आपने हल्का सा भी इशारा किया नहीं था, मैं खुला बोल रहा हूं आप लोगों को, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर आपके हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शालिग्राम का संबंध किस हिंदू भगवान से रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया आपका, किस हिंदू भगवान से रहा शालिग्राम आपका चर्चा में। तो शालिग्राम क्यों चर्चा में है तो इसकी मैं बात करूं। देखिए क्वेश्चन सीधी सी बात है, शालिग्राम पूछ रहा आपका कि ये जो शालिग्राम है, शालिग्राम का संबंध, शालिग्राम का जो संबंध है किस भगवान से रहा है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका भी। ठीक है, ओके, यहां पर जो आंसर है इसका, ये आंसर आपका विष्णु भगवान है। हिंदू भगवान से रहा तो हिंदू भगवान है ना, तो विष्णु भगवान से इसका क्या संबंध रहा है। और विष्णु की जब बात करते हैं तो बड़ा फेमस मंदिर आपका भाई एक मंदिर मिला था हमारे को, एक मंदिर मिला था जिसका हमने जिक्र करते हैं, कौन सा भाई आपका 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार जो मंदिर है, 10 अवतार मंदिर में भगवान विष्णु की फोटो मिली थी, मूर्ति मिली हुई है, जो कि शेष नाग की सैया पर, जो शेष नाग सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। 10 अवतार मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर आपका ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट आपका, ललितपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में या जिले में आपका ये है। और ये 10 अवतार मंदिर ललितपुर में, ललितपुर कहां पर है ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका। पहले झांसी था, झांसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, झांसी कहां ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। अब बात आती है विष्णु भगवान की, जब बात आई है तो बात हो ही गई शालिग्राम का संबंध कैसे विष्णु भगवान से। शालिग्राम चर्चा में क्यों है ये मैं बात आपकी करूंगा, ये चर्चा में क्यों है इसकी हम यहां पर बात कर लेंगे। ठीक है, ओके, रामचंद्र भगवान की बात करें या थोड़ी सी गणेश भगवान की बात करें। देखिए जब हिंदू हूं, मैं गर्व से बोलता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से बोलता हूं कि मैं हिंदू हूं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। दुनिया का सबसे पुराना सनातन धर्म मैं हिंदू हूं, सनातन धर्म से संबंध रखता हूं बिल्कुल। और हिंदू धर्म वसुदेव कुटुंबकम के उस पर काम करता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ये जो चीजें अभी हो रही हैं देश के अंदर, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, विश्व में भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म हमेशा, या मैं बात करूं सनातन धर्म, जो आपका हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक चीज सिखाता है, वो आपका परोकार, जियो और जीने दो की नीति पर चलने वाला। और मुझे बड़ा गर्व है भाई, किसी को हो ना हो, मुझे हिंदू होने पर बहुत बड़ा गर्व है भाई। ठीक है, तो चलिए रामचंद्र भगवान की यहां पर बात करें, जिसको लेकर के लोगों ने राजनीति भी शुरू करी है। जिसको यहां एक क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस या किसी भी एसएससी के अंदर पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ऐसा नेता कौन था जिसने राजनीति को और धर्म के साथ जोड़ा, तो वो कौन थे आपको बता दूं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि जो आपकी यात्रा निकाली गई थी ना अयोध्या को लेकर के, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा वहां से उठा था। तो बीजेपी जो पार्टी थी उसका ये कह सकते हैं उसके बंदे थे जिन्होंने धर्म को राजनीति के साथ अटैच कर दिया था। ठीक है, पहले नेता ऐसा माना जाता। हाँ, एक नेता ऐसे भी थे जिन्होंने इसी धार्मिक जो काम है, धार्मिक कार्यों के माध्यम से देश को एक करने का काम किया। और वो कौन थे आपके, तो भाई बीजी तिलक थे दोस्तों, ध्यान रखना, बीजी तिलक, यानी कि ये वही बीजी तिलक है। फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय बीजी तिलक इन 1895। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये बोला था, मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो जब
बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने किसको आपका जो गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी को कहां पर आपका बंबई के अंदर, बंबई में इन्होंने यहां से लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया था इस धार्मिक कार्यक्रम के माध्यम से। बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगली बात करें गणेश भगवान। आपका गणेश भगवान की बात करें तो सभी भगवानों में सबसे पहले पूजे जाने वाले जो भगवान है आपके, ये गणेश भगवान ही है। ध्यान रखना, ये क्यों पूजे जाते हैं सबसे पहले, जब कभी किसी समय जब ऐसा हुआ था कि पृथ्वी का जो सबसे पहले तेज गति से चक्कर काट करके आएगा पृथ्वी और आकाश का, तो वो देवता वो सबसे बड़ा होगा, सबसे पहले पूजा जाएगा। इन्होंने अपने माता और पिता परिक्रमा करी और आकर के खड़े हो गए कि मैंने पृथ्वी और आकाश की परिक्रमा कर दी है विद पाताल। ठीक है, जब लोग पहुंचे, जब देवता पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि गणेश भगवान तो थे ही नहीं, लेकिन विनर गणेश भगवान घोषित हो चुके हैं, क्योंकि बताया गया है दोस्तों आकाश से बड़ा आपका जो है पिता है, पृथ्वी से भारी आपकी माता है, इसलिए गणेश भगवान आपके आकाश से बड़ा पिता, पृथ्वी से भारी माता, इसलिए गणेश भगवान आपके सबसे पहले पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माता और पिता शिव शंकर भगवान और पार्वती जी की परिक्रमा करी थी। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका ये भी। तो चलिए अब मैं एक बार बात कर लेता हूं आपसे शालिग्राम की, कि शालिग्राम चर्चा में क्यों है। मैंने विष्णु भगवान की बात करी, 10 अवतार मंदिर आपका जो है ये कहां पर, ललितपुर के अंदर जो पहला मंदिर फेमस जो हमें मिला था, ध्यान रखेंगे। रामचंद्र भगवान की भी हम बात करेंगे, अयोध्या की बात करूंगा, फैजाबाद की बात करूंगा, ये सारी चीजें आपके बीच में। अयोध्या जो मंदिर है उसकी कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, क्वेश्चन मेरा तुमसे है, जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके बीच में। ये है जय श्री राम, ये है हमारे भगवान राम। इन्होंने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है, इन्होंने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जो कि आज पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल के तौर पर, पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में पूरा एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों ने इनके नाम को भी खराब करने की कोशिश करी है। ठीक है, कुछ लोगों ने इनके नाम के भी खराब करने की कोशिश की, उनसे बचेंगे। 2000 से अधिक वर्षों में हिंदू और बौद्धों द्वारा पूजनीय शालिग्राम, यानी कि 2000 वर्षों से ज्यादा समय से कौन कौन पूछते हैं, इसे हिंदू भी पूछते हैं और बौद्ध भी पूछते हैं। जितने भी धर्म है वो सारे हिंदू धर्म से गए हुए हैं। ठीक है, शालिग्राम छोड़ करके एक दो धर्मों को। शालिग्राम एमोनाइट के रहस्यमय प्राचीन जीवाश्म है। किसके जीवाश्म है शालिग्राम, तो रहस्यमय प्राचीन। ये क्या बोलता है, एमोनाइट के रहस्यमय, यानी कि कुछ साइंस भी आपकी मौन है, कुछ साइंस से की समझ से भी बाहर है, इसीलिए तो भगवान शालिग्राम है, इसीलिए तो ये इनका विष्णु भगवान से संबंध। अगर कुछ चीजें क्लियर हो जाती तो फिर बात ही खत्म थी ना, इसीलिए तो कुछ है इनके अंदर। आधुनिक स्क्विड्स से संबंधित समुद्री जीवों का एक विलुप्त वर्ग है। ये रहस्यमय पत्थर दक्षिण एशियाई समुद्रों की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में बहुत महत्व रखते हैं। यानी कि कहां पर आपका, तो एशिया, दक्षिण एशिया, खास तौर पे हम, है ना, विशेष रूप से उत्तरी नेपाल के सुदूर क्षेत्र में, जिसमें मस्तंग की काली गंडकी जो नदी घाटी के रूप में जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना। अब सुनेगा आप लोगों से, देखिए आपसे पूछे कि काली गंडकी जो है आपकी, ये नदी कहां पर है, तो नेपाल के अंदर है। जब नेपाल की बात करते तो ये शालिग्राम आपको समझ में आ गया, हिंदू समझ में आ गया, बौद्ध समझ में आ गया, महात्मा बुद्ध समझ में आ गया। आपसे पूछा जाता महात्मा बुद्ध का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्टेचू किसके बने, तो महात्मा बुद्ध के बने हैं। ध्यान रखना सभी देशों में। ओके, अब यहां पर शालिग्राम जो कि 2000 वर्षों से ज्यादा हम पूछ रहे हैं, शालिग्राम एमोनाइट, साइंस क्या बोलती है इसे, एमोनाइट के रहस्यमय प्राचीन जीवाश्म है, ये साइंस का मानना। ठीक है, ओके। अब बात आती है थोड़ी सी नेपाल की, तो दोस्तों आपका नेपाल से बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि हिंदू सबसे ज्यादा कहां पर है, हिंदू प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहां पर आपका, नेपाल में। हिंदू कहां पर आपका, नेपाल में है, याद रखना। यहां पर गाय को क्या माना गया है, राष्ट्रीय पशु आपका गाय है यहाँ पर। और क्या कहा गया है गाय को, वेदों में गाय को क्या कहा गया है, वेदों में गाय को अघन्या या न मारने योग्य किसे कहा गया, आपका गाय को कहा गया, ये भी आपने ध्यान रखना। नेपाल की राजधानी क्या, काठमांडू है। और यहाँ पर क्या एक बड़ा इसका जो राष्ट्रीय वाक्य है, जैसे सत्यमेव जयते हमारा वाक्य, इसी प्रकार इनका एक राष्ट्रीय वाक्य है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। यानी कि माँ और जो जन्म देने वाली जो भूमि है, जो जन्म देने वाली माँ और पालन पोषण करने वाली जो भूमि है, जिससे पैदा अन्न से हम जिंदा रहते हैं, वो स्वर्ग से भी बढ़कर के। ये राष्ट्रीय वाक्य कहाँ का, आपका नेपाल का ही है, ध्यान रखेंगे। प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, राष्ट्रीय कीट सप्ताह मनाया गया है हाल ही में। आपका कौन सा सप्ताह मनाया गया है, राष्ट्रीय कीट सप्ताह मनाया गया है। ये कब मनाया गया है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन। राष्ट्रीय कीट सप्ताह आपका जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, कोई नहीं, तो ये आपका जुलाई में मनाया गया है राष्ट्रीय कीट सप्ताह। यहाँ पर क्या भाई, कीटों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, या महत्व कीटों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, जागरूकता
पैदा करने के लिए आपका ये सप्ताह मनाया गया है। यहाँ पे कुछ सप्ताह है आपके जिनका आंसर आप लोगों को होना चाहिए। एक बार कमेंट्स करके सभी के सभी आंसर देंगे, बिल्कुल घबरा जाहिर क्वेश्चन है। सबसे पहले ये आपका सुरक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है, ठीक है, ओके। पोषण सप्ताह, आपका पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, ये 2-3 है आपके। इन सप्ताहों के बारे में आपको पता होना निहायत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, कीटों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके महत्व को बताने के लिए राष्ट्रीय कीट सप्ताह 22 जुलाई से आपका कब तक मनाया गया है आपका, तो ये आपके बीच में क्वेश्चन है 28 जुलाई तक। 22 जुलाई से 28 जुलाई के दौरान देश में मनाया जाता है। यह वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक पतंगों कीटों के सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, गैर आपके वैज्ञानिक और गैर वैज्ञानिक जो पतंग कीटों के सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए, वो प्रोत्साहित करने के लिए आपका ये सप्ताह मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। हाल ही में अभी आपका एक और क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, फिर मैं बताना चाहूंगा, उज्जवल कोचिंग कैंपस की जो क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है, जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये क्लास आपको रेगुलर मिलती है। रेगुलर क्लास आपके बीच में जीके, करंट जीके की प्लस आपका स्टैटिक जीके, और ये जो क्लास आपकी सभी क्लासों में भारी होने वाली है दोस्तों। ये हमारी 8:30 बजे लाइव रहती है, लेकिन कुछ कारणों के चलते आपको 2 दिन से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है। तो चलिए, बहुत जल्द आपके बीच में वापस अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हाल ही में गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की लड़कियां, ये तो भयंकर क्वेश्चन है भैया ना, इसको तो एक बार जूम करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं एक बार आपको। ये देखिए, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में अब देखेंगे, बड़े शब्दों में क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। हाल ही के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2019, कब भाई आपका 2019 की बात हो रही है, ठीक है, 2019 और 2021 के बीच किस राज्य में लड़कियों के लापता होने की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। यानी कि आपकी लड़कियां और महिलाएं बहुत ज्यादा लापता हो रही हैं, और ये संख्या सबसे ज्यादा, बड़ा ही विचारधीन आपका, बड़ा ही कह सकते हैं आपका, मैं किस तरह से कहूं, आपका कठिन क्वेश्चन है ये, बड़ा मतलब सोचने पे मजबूर करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम मध्य प्रदेश की बात करें, आपका यूपी की बात करें, इनमें कौन सा आंसर रहने वाला आपका, तो मध्य प्रदेश रहने वाला, तेलंगाना, ठीक है। देखिए, पहले मैं एक बार इनकी बात करूं, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या रहेगी आपकी, एमपी की राजधानी क्या, भोपाल है, ध्यान रखिए। यूपी की राजधानी क्या आपका, लखनऊ है, पंजाब की राजधानी क्या आपकी, चंडीगढ़ है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, कमेंट्स करके आप मुझे जल्दी एक बार बताएंगे। यानी कि सबसे नया राज्य पूछे, सबसे नया राज्य पूछे तो आपका तेलंगाना ही है, 2014 में बनकर के आपका तैयार हुआ था। अब मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, 2019 से 2021 के बीच में जो आंकड़े हैं, देखिए क्या कहते हैं आपके, देखिए इनकी अगर बात करोगे तो 2019 से और 2021 के बीच देश में 13.13 लाख, आपका जो दिमाग है ना, आपका दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा, कितना, 13.13 लाख से अधिक जो आपकी लड़कियां तथा महिलाएं आपकी लड़कियां तथा महिलाएं क्या हुई आपकी, ये आपकी, इनको क्या किया गया, लापता किया गया, गुम किया गया, कुछ नहीं पता ये विदेश में गई, कहां गई, ठीक है। आपकी जैसे कुछ मूवियां भी आई हुई थी पीछे, जिनको लेकर के हमने बात करी थी, केरला ये जो जहां लड़कियों को विदेश भेजो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें खास तौर पे बच्चियां और आपकी जो महिलाएं शिकार होती हैं, छोटे बच्चे भी शिकार होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ठीक है। तो ये आपके बीच में एक आंकड़ा है 2019 से 2021 के बीच में, जो कि आपके दिमाग को हिलाने वाला है भाई। लड़कियां और महिलाएं लापता, ठीक है। अधिक मामले कहां पर, सबसे अधिक मामले कहां, मध्य प्रदेश में लगभग 2 लाख दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, एमपी में सबसे ज्यादा, तो कितनी भाई आपकी, 2 लाख लड़कियां आपकी क्या हुई हैं। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल का स्थान है। फिर उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से पता चला कि देश भर में 2019 से 2021 के बीच में 18 साल से ऊपर की आपकी कितनी, 18 साल से ऊपर की 10,61,648, यानी कि जो आपकी मैच्योर है, 18 साल से ऊपर वाली जो लड़कियां कितनी आपकी, 10,61,648 हैं। ये ध्यान रखना, जो लापता हुई हैं, ये 18 वर्ष से ऊपर की लड़कियां हैं, ठीक है। इन लड़कियों को गायब कर दिया गया है, और यह डाटा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, आपका राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड। ये बात मैं अपने पास से बिल्कुल नहीं बता रहा दोस्तों, ये बात आपका कौन बता रहा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो 13 लाख बहुत ज्यादा आंकड़ा हो जाता भाई। देखेंगे गृह मंत्री की बात करें, देखिए गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका, गृह राज्य मंत्री कौन आपके, तो ये अजय कुमार मिश्रा है। तुम्हें याद है गृह मंत्री, तुम आगे बढ़ोगे नहीं, इतना ही बढ़ोगे गृह,
ठीक है। और गृह मंत्री पढ़ते ही राज्य पढ़ोगे ही नहीं, तुम सीधा मंत्री बोलोगे और पहुंच जाओगे कहां पर, आप अमित शाह पर। लेकिन यहाँ गृह राज्य मंत्री अजय कुमार हैं, जिसने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया है कि पिछले 3 सालों के दौरान आपकी 13,31,000 जो लड़कियां हैं वो हो चुकी हैं, 2 लाख आपकी, मैंने बताया ये आपको। और ये आपका जो 26 जुलाई को राजस्थान को दी जानकारी के अनुसार 10 से ज्यादा आपकी ये जो आपके 10,61,648 जो लड़कियां 18 साल से उम्र की ऊपर की है। और इसमें अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आप देखेंगे एक बार 2019 में आपकी कितनी 82,084 ये लड़कियां, और आपका 34,134 ये आपका 3,42,168 महिलाएं लापता हुई हैं। फिर देखेंगे, देखिए आपका 2019 में कितना हुआ आपका, तो 82,084 आपकी क्या है लड़कियां हैं, और आपका 3,42,168 आपकी महिलाएं लापता हुई हैं। उसके बाद 20 में आपका भाई 79,233 आपकी लड़कियां हैं। एंड अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो 3,44,422 ये आपकी क्या है, आपकी वीमेन है, ये आपकी क्या है, वीमेन है, ठीक है। ओके, अगर हम बात करते हैं 2021 के 2021 के आंकड़ों की बात करते हैं 113 आपकी क्या है लड़कियां, एंड 3,75,000 आपका 58 यहाँ आपकी महिलाएं ये लापता हुई है। अलग अलग भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो महिलाओं का सम्मान करें भाई, माँ के रूप में, बहन के रूप में सिर्फ एक त्याग की मूर्ति है, और इनका सम्मान करें ज्यादा से ज्यादा, इन्हें इनकी सुरक्षा का काम भी करें, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन नंबर 5। फिर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, अगर आपको हल्का सा भी अच्छा लगता है कि भाई हाँ अच्छी क्लास है, तो एक बार प्रेम जरूर दिखाएंगे। जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने भी हैं, आज मेरी बड़ी एक विश है आपसे, एक बड़ी मतलब एक कह सकते हैं आपसे एक इच्छा है, एक विनती भी कह सकते हो आप, जो मर्जी रिक्वेस्ट समझे, जो भी जैसा भी समझे। आज कम से कम हर स्टूडेंट एक सब्सक्राइब आज कराएगा जो क्लास देख रहा है। अगर हल्का सा भी ये लगता है कि हाँ आज गुरुजी की बात सुननी चाहिए, तो आप सुनेंगे और ऐसा करेंगे। जैसा मैंने थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करी, आज मुझे एक बार सब्सक्राइब की जरूरत है। भारतवर्ष में 2023 किसकी बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, भारत की किसकी बात हो रही है आपकी, ये कहां चलेगी कल करने भाई, ओके। आपका भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कितनी संख्या में आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं, तो इसका आंसर रहेगा 6.77 करोड़। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और भारत की रिटर्न की बात कर रहा है। भारत वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो भारत वर्तमान में आपका वर्तमान में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से कौन से नंबर पर, 5वें नंबर पर है। और आपकी 2000 मैं कह सकता हूं 25 तक या 26 तक जो आंकड़ा हम बहुत जल्द हम कौन से नंबर पर पहुंच जाएंगे, विश्व की चौथे नंबर पर हम पहुंचेंगे। 4th नंबर पर विश्व की चौथे नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था की जब भी हम बात करते हैं, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इस यानी कि पैसे की बात अगर हम करते हैं, पैसे की बात करें तो ध्यान रखना आप लोगों से पूछा जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी होती है। महंगाई पूछिए आप लोगों से, महंगाई की बात करें तो आपका आरबीआई, मुद्रा का विमुद्रीकरण करें तो आपका आरबीआई, सारा कुछ आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है आपकी 1935 अधिनियम के तहत होती है। जिसकी अगर हम बात करते हैं 1935 में होती है, 1935 में होती है, जिसकी हम बात करते हैं हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, यंग मिल्टन आयोग वगैरह, ये भी आपने यहाँ पर ध्यान रखना। तो रिटर्न कितनी भरी जा रही है आपकी 6.77 करोड़ रिटर्न यहाँ पर भरी जा रही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में पूछा जा सकता है। ये देखिए आयकर विभाग ने यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाटा दिया, आयकर विभाग ने घोषणा की कि आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने में वृद्धि हुई है, क्योंकि अभी हाल ही में पर्सनल जो रिटर्न की डेट थी वो 31 जुलाई थी, ठीक है, 31 जुलाई थी, इसलिए चर्चित था, जिसके परिणाम स्वरूप आईटीआर दाखिल करने का एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया गया है 31 जुलाई 2023 तक। आगे आपके बीच में ये बात भी है ना, दाखिल किए गए निर्धारण 2022-23-24 के लिए, 2023-24 के लिए जो रिटर्न दी गई कुल आईटीआर की संख्या 6.7 करोड़, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है भैया आपकी, ध्यान रखेंगे। 31 जुलाई 2022 तक दाखिल किए गए कुल आईटीआर का 5.83 करोड़ से आपका 16.1 से 1 अधिक है। यानी कि आपसे पूछे 22 में कितना भरा गया था, तो 5.83 करोड़ लोगों ने आईटीआर भरी थी। कब आपका, तो 22 में भाई, 2022 में। अब यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, तो 2023 में कितने लोगों ने भरी है, तो ये आपका 7 पॉइंट
6.77 आपका क्या है, यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेक किया है इसने, रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ये आपके बीच में। अब कितना प्रतिशत अंतर है 2022 से, तो उसकी बात करें तो 16.1 अंतर पूछे तो 16.1% रहा। कितनी बढ़ोतरी दर्ज की गई, ये पूछ लेगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लेना भैया अपना ना, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में दोस्तों, किस संस्थान ने वार्षिक व्यवसाय के लिए मध्यस्थों पर रोक लगा दी है, तो आपका ये PFRDA या नीति आयोग ने या RBI ने, नहीं भाई नहीं, किसने, आपका इसका आंसर क्या रहेगा, किस संस्थान ने वार्षिक है जो आपके व्यवसाय के लिए जो आपके बिचौलिए हैं मध्यस्थों पर रोक लगा दी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका, ये भी आपने ध्यान रखना। चलो इसको आगे मैं बताऊं इससे पहले, लेकिन थोड़ा सा बोलूंगा, नीति टैंक की बात करें, देखिए नीति आयोग की बात करें, आपसे पूछा जाता है किसके लिए, नीति आयोग के लिए, तो भारत में सोचने का काम किसका, यानी कि थिंक टैंक के नाम से किसको जाना जाता है, थिंक टैंक आपका यही है, ये आपने ध्यान रखना है। RBI के शक्तिकांत दास क्या गवर्नर है, कौन से नंबर के आपके, तो 25वें नंबर के गवर्नर है, ये भी आपने ध्यान रखना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के आपके बीच में, देखिए पेंशन नियामकों के लिए बात कर रहा है, कहां पर हो रहा है भाई आपका ये, तो पेंशन नियामक PFRDA ने वार्षिक सेवा प्रदाताओं एन्युटी सर्विस आपका प्रोवाइड्स, एन्युटी सर्विस प्रोवाइड्स ASP को NPS ग्राहकों से उनकी सेवानिवृत्ति या NPS से बाहर निकालने पर वार्षिक व्यवसाय की सोर्सिंग के लिए मध्यस्थों की किसी भी एजेंसी को तैनात करने से रोक दिया। अब तक लोग बीच में होते थे, वो ये डिसाइड करते थे, ये काम करते थे बीच में, भाई अगर हाँ मीडिएटर है तो कुछ ना कुछ तो खाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है भैया ना। आपका फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण, आपका क्या भाई, फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी, किसकी बात हो रही है आपकी, फॉक्सकॉन की। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, सहायक कंपनी ने इलेक्ट्रॉन घटक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ 1600 करोड़ का समझौता किया, तो आंसर है तमिलनाडु। केरल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें और कर्नाटक की, तो सारे के सारे जो आपके कहाँ के दक्षिण भारत के राज्य हैं, कहाँ के राज्य आपके दक्षिण भारत के राज्य हैं, आपने ध्यान रखना। एक जो बड़ी सिमिलरिटी यही है। अभी आपसे पूछेगा कौन सी कंपनी है, तो फॉक्सकॉन, आपका फॉक्सकॉन जो आपकी ये कंपनी है, इसने किसके साथ, आपका तमिलनाडु के साथ 1600 करोड़ का, मात्र केवल 1600 करोड़ का एक क्या समझौता किया, केवल 1600 करोड़ का, ठीक है। चलो आगे थोड़ा सा दिखा दूं मैं एक बार आपको। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु कॉफी उत्पादन में आपके कौन से नंबर पर है, ये मेरा क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज्यादा। जब भी हम तमिलनाडु की बात करते हैं, याद रखना तमिलनाडु की बात करेंगे तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जीआई जो टैग है आपके, जीआई टैग ज्योग्राफिकल जो इंडेक्स है, सबसे ज्यादा किसके पास है, इसी के पास है 58 के साथ। कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है, ध्यान रखना, इसकी बात करते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु के अंदर ये आपका मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है, मुख्य ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो पॉइंट है आपका, ये कहां पर आपका तमिलनाडु के अंदर है, ये भी आपने ध्यान रखना। उस पॉइंट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। कर्नाटक की बात करते तो राजधानी क्या, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बात हो चुकी है। आंध्र प्रदेश, केरल, तिरुवनंतपुरम भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके बीच में, एप्पल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता, ध्यान से सुनेंगे, किसकी बात हो रही है भैया आपकी, एप्पल कंपनी, फॉल्कन की एप्पल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता ताइवानी फर्म फास्कन। तो ये फर्म कहां की है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ताइवान। कहां की आपकी, ताइवानी फर्म है आपकी, ये ताइवानी फर्म है। टेक्नोलॉजी ग्रुप ने आपका कांचीपुरम जिले में एक विनिर्माण इकाई खोली है, सुविधा स्थापित करने के लिए 1600 करोड़ रुपए का क्या है, निवेश किया है। तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह सुविधा संभावित 6000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। यानी कि ताइवान कंपनी है, कहां पर, तमिलनाडु। जिला पूछे तो आपका कांचीपुरम है, जिला पूछे तो कांचीपुरम के अंदर ये चीजें आपकी हो रही है। ये है भैया आपका तमिलनाडु। चलिए एक बार बात कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया यहाँ पर, ये आपका बन सकता है बहुत प्यारा, ठीक है। ये आपका J&K जो कि आजकल के आपका यूटी है, ठीक है, यूटी है। चंडीगढ़ की बात करें, आपका चंडीगढ़ होगा, पंजाब होगा आपका, ठीक है। साथ में हिमाचल प्रदेश और ये आपका हरियाणा, ये हरियाणा, राजस्थान है आपका, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भाई देखेंगे एक बार जरा, आपको तमिलनाडु दिखाने के चक्कर में आपको तमिलनाडु, ये तमिलनाडु भैया आपका, ये क्या आपका तमिलनाडु है। और साथ में तमिलनाडु के आसपास कौन कौन से जो उसके साथ में हम बात कर रहे थे भाई तमिलनाडु के साथ, ये केरल भैया आपका, ये कौन सा राज्य आपका, केरल सीमा रेखा बनाता है, ठीक है। केरल के साथ अगर हम बात करते हैं तो ये क्या आपका कर्नाटक,
ये क्या हो जाएगा आपका कर्नाटक है। ये वाला जो हिस्सा आपका ये कर्नाटक है, कर्नाटक अलग कलर कर देता हूँ, ये क्या आपका कर्नाटक है, कर्नाटक हो गया आपका। और कर्नाटक के साथ अगर हम ये छोटा सा हिस्सा बात करें तो ये आपका गोवा, गोवा समुद्र के किनारे लग रहा है, कर्नाटक भी समुद्र के किनारे, तमिलनाडु भी, तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु के साथ कौन सा आपका केरल लग रहा है, ठीक है। और केरल के अंदर है आपका यहाँ पर दक्षिणतम पॉइंट, भाई उस पॉइंट को मेरे को एक बार बताएंगे आप, ठीक है। ये क्या पर यहाँ पर क्या आपका पुदुचेरी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश, यानी कि एक तरफ इसके क्या लग रहा है आपका, अगर मैं बात करूं तो आपका कर्नाटक तमिलनाडु के साथ सीमा रेखा कर्नाटक बना रहा है, एक तरफ आप क्या इसका केरल है, एक तरफ क्या इसका पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तमिलनाडु की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी की बात करेंगे तो क्या तिरुवनंतपुरम है, ये आप लोगों को पता अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन जो कि आपके बीच में जिसको लेकर के हम बात करने वाले, ठीक है। आजा भाई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रकाशन के अनुसार भारत में, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे आप लोग। फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक बार क्लास को शेयर जरूर करते रहेंगे, क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे, क्लास को जितना इस पर पॉसिबल होता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रकाशन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत पक्षी स्थानिक हैं, तो 5%। इसका आंसर क्या आपका 5% स्थानिक, यानी कि भारत के कितने पक्षी हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। किसने बोला आपका, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कलकत्ता के अंदर। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर, तो कलकत्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर। आप इस चीज को इस तरीके से देखेंगे, समझेंगे भी, ठीक है। चलिए भाई मैं बात कर लेता हूँ आपसे, देखिए स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत बेहतरीन चीजें मैं आपके बीच में। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है आपका, ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के वनवासी जीवों के बारे में ज्ञान बढ़ाने के लिए सर्वेक्षण अन्वेषण 1916 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कहां पर आपका, कलकत्ता के अंदर। सर्वे ऑफ इंडिया कलकत्ता, कलकत्ता के अंदर क्या इसका, और कोलकाता में भारतीय संग्रहालय के एक प्राणी के अनुभाग के रूप में उत्पन्न हुआ था, यानी कि संग्रहालय का मैं बात करूं, संग्रहालय के एक प्राणी अनुभाग के रूप में उत्पन्न हुआ था। कलकत्ता में जो संग्रहालय था वहां पे इसकी की गई थी। जेएसआई के जब भी हम बात करते हैं, पूरे भारत में 8 क्षेत्रीय केंद्र थे इसके, जिसमें 16 क्षेत्रीय केंद्र फैले हुए हैं। वर्तमान में देश में कितने हैं, 16 केंद्र हैं इसके, ठीक है। इसमें राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के अनुसार राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय के लिए नामित भंडार के रूप में घोषित किया गया था। इससे अगर अधिनियम पूछे कि किससे संबंधित, तो 2002 की धारा 39 के अंतर्गत राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय संग्रह के लिए नामित भंडार के रूप में घोषित किया गया था। ये आपने ध्यान रखना। तो कहां पर हेडक्वार्टर, ये आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी, जिसको हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हाल ही में किस में अधिक महिलाओं को आपका सीएफएस शामिल करने के लिए कदम उठाया, तो संसदीय समितियां। आंसर यही है, नीति आयोग ने नहीं, चुनाव आयोग ने नहीं, वित्त आयोग ने नहीं, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं एक बार संसदीय समितियां होती क्या है। आपकी मैं बात करूं, यानी कि किसी विशेष काम के लिए, यानी कि किसी भी काम के लिए, किसी भी काम के लिए संसद के अंदर के लिए जो समितियां बनाई जाती हैं, समितियां जो बनाई जाती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है आपका, संसदीय समितियां। ये संसदीय समितियां 3 प्रकार की होती हैं भाई। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। एक बार देखेंगे जरा, मैं दिखा दूं आपको कैसे कैसे। कुछ ऐसी हैं जो बनाते ही काम होते ही खत्म हो जाती है, कुछ ऐसी जो परमानेंट है, कुछ ऐसी जो होंगी ही होंगी, यानी कि देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भारतीय संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों के द्वारा निपटारा किया जाता है। इन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है, स्थायी व समिति और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां, स्थायी व नियमित समितियां, जिनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम में 3 बोल गया था, सॉरी में 2 प्रकार की होती है, अथवा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के किया जाता है। यानी कि भाई एक जो आपकी स्थायी है, कह सकते हो स्थायी, एक आपकी अस्थायी, ठीक है। ये काम होते ही विशेष काम के लिए होती हैं, विशेष कार्य के लिए होती हैं, और कार्य होते ही क्या हो जाती है आपकी, ये समाप्त हो जाती है। ये ध्यान रखना। और स्थायी आपकी क्या है, परमानेंट है, यहाँ पर रहती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त होती है। हो गई आपके भैया ना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। अगले क्लास को बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम कितने रेलवे स्टेशन, भैया आपके कितने रेलवे स्टेशनों की बात करें, इन्होंने उद्घाटन किया, तो 508 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने। रेल की बात आ रही तो रेल मंत्री कौन, आपके पीयूष साहब है। रेल 1853 में आपकी चली थी। क्वेश्चन ये कि मालगाड़ी भारत में मालगाड़ी कब चली थी। दूसरा क्वेश्चन ये मेट्रो कब चली थी, ठीक है, कब चली, ठीक है। और एक है आपका मेट्रो हो गया, मालगाड़ी हो गई, एक आपका इलेक्ट्रिक जो रेल है, यानी कि बिजली वाली जो रेल है, ये कब चली। एक क्वेश्चन आपका कि जो कोयले से जो आपके भाप इंजन वाली, सॉरी आपका जो डीजल वाली जो ट्रेन है,
डीजल वाली कब चली थी, ये 4-5 क्वेश्चन आपके बीच में जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये था 10वां क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में चर्चा में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू किस देश में किया गया है? नेपाल, भारत, भूटान। किसमें, किसकी बात हो रही है भैया आपका? तो देखिए हाल ही में चर्चा में भारतीय बौद्ध संस्कृति विरासत केंद्र का निर्माण कार्य शुरू किस देश में किया गया? तो आपका नेपाल में किया गया। ध्यान रखेंगे, भारत में नहीं है, भूटान में नहीं है, श्रीलंका में नहीं है, तो नेपाल तो है ही भैया, आप लोग समझ गए। ठीक है, ओके भाई। हाल ही में ITF महिला नोटिस, आज 2-3 क्वेश्चन फालतू कराने शुरू किए मैंने। अब जो मेरा आपका बीच में क्वेश्चनों का टारगेट रहेगा, मे भी 15, कम से कम 15 क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लेके आया करूंगा। ठीक है, 15 से हो सकता है 20 कर दूं जैसे जैसे आगे समय आएगा, यानी कि इतने समय यही रहेगा क्लास का, लेकिन आपके क्वेश्चनों की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। तो हाल ही में ITF महिला नोटिस टेनिस टूर्नामेंट, ITF महिला टेनिस टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं, तो जो इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर है A एंड B भाई, ये नहीं है, इसलिए ये तो है ही शामिल आपका। अब देखिए क्या भाई आपका हाल ही में ITF महिला आपका टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल की बात करें तो किसने जीता आपका? तो आपका प्रार्थना थोम्बेरवे थी और अनसासिया तिखोनोवा, A एंड B, यानी कि इन्होंने युगल जोड़ी ने आपका जीता। ये आंसर आपका नहीं है, तो दोनों ने जीता, तो A एंड B आंसर क्या हो जाएगा आपका? A एंड B आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये थी आज की क्लास, लगभग 60,000 डॉलर का था ये। ठीक है, और टूर्नामेंट ये इन्होंने दोनों ने मिलकर जीता। तो चलिए दोस्तों ये आपकी आज की क्लास थी, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में नहीं है। क्लास कैसी लगी, जो क्वेश्चन पूछे उनके जवाब देंगे आप लोग, जिन्होंने पूरी क्लास देखी, और क्लास को एक बार शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे दोबारा से आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है कि मैं किस स्थिति में ये क्लास दे रहा हूं, बट दे तो रहा हूं आप लोगों के बीच में। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट भाई।